friends, welcome to my channel and my today's topic is applications of IR spectroscopy. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस में अगर हम कोई मॉलिक्यूल को IR रेडिएशंस के पाथ में रख देते हैं, हम उसकी प्रॉपर सैंपलिंग करके रख देते हैं और हमने मॉलिक्यूल जो है यूनी एटॉमिक नहीं लिया, उससे ज्यादा लिया है, बाय एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया है, तो उसकी सैंपलिंग के बाद वो IR रेडिएशन से इंटरेक्ट करेगा या नहीं, ये हम देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल में एटम्स हैं वो एक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, केमिकल बॉन्ड से, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा एवरेज डिस्टेंस होती है और रूम टेम्परेचर मीन्स अराउंड 300 केल्विन टेम्परेचर पर वो सभी इलेक्ट्रॉनिकली, वाइब्रोनिकली, रोटेशनली ग्राउंड स्टेट में होते हैं। उनकी पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट में होती है। लेकिन क्योंकि रूम टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है और सैंपल में भी किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है, किसी की थोड़ी सी एवरेज से ज्यादा होती है, तो ये एटम्स अपनी मीन पोजीशन से डाइवर्ट होते रहते हैं। इधर दे गेट स्ट्रेच्ड, या तो वो स्ट्रेच होते हैं या वो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है। और दोनों ही केसेस में जब वो स्ट्रेच होते हैं मीन्स आप उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो भी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, और आप उसको जब कंप्रेस करते हो, पास लाते हो, तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है क्योंकि उनके बीच में वंडरवॉल फोर्स, रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करने लगते हैं। तो ये ध्यान दो, ये मैंने एनर्जी लाइन ली है और ये मैंने डिस्टेंस लाइन ली है, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को। तो अगर आप डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो तो जब बिल्कुल वो पास थे, सपोज 0 पे थे, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस था तो उनके बीच में बॉन्ड नहीं था, लेकिन आप उसको धीरे धीरे इंक्रीज करके एक फिक्स डिस्टेंस पे ले आते हो तो सिस्टम की एनर्जी कम होते होते एक ऐसी स्टेज आती है जब सिस्टम मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट पे होता है, और इस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड रेडियस भी कहते हैं कि उस लेंथ के ऊपर बॉन्ड बनता है और जनरली ये दोनों एटम्स इसके ऊपर स्टेबल रहते हैं। अब आप इससे इंक्रीज करते हो लेंथ को तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, इससे डिक्रीज करते हो रेडियस को, दोनों के बीच की डिस्टेंस को, तो भी क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से जब आप इससे आगे जाते हो या इससे पीछे जाते हो तो सिस्टम की एनर्जी दोनों ही उस पर इंक्रीज होती है। जिस डिस्टेंस पे मिनिमम एनर्जी होती है हम उसी को बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ये अपनी मीन पोजीशन से क्योंकि थोड़ा वाइब्रेट करते रहते हैं तो एनर्जी यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक, इधर से इधर तक क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। और इनको चाहे आप रेडियस मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो तब भी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, आप दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम कर रहे हो तब भी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस बनते हैं इनको हम V0, V1, V2, V3 इस तरीके से कहते हैं, और ये इसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। और जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हो तो एक्साइट करने के बाद तो उसका एक बॉन्ड क्या होगा, बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में ही चला जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि वो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है जिसको आप E1 से डिनोट करते हो। नेचुरली E0 से E1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। और इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी क्या होगा कि कई आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे, यानी कि हायर स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में आ गया अब भी वो वाइब्रेट करता रहता है, एनर्जी कम ज्यादा होती रहती है। और इनके बीच में क्या होता है, कुछ रोटेशनल लेवल होते हैं जिन्हें हम R0, R1, R2, R3 से डिनोट करते हैं। मतलब वाइब्रेशन होते समय भी वो रोटेट भी करते रहते हैं और रोटेशन से भी उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। एक पोजीशन आएगी जब एनर्जी इंक्रीज होगी, दूसरी पोजीशन आएगी जब एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से ये वाले जो लेवल्स हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच वाले एनर्जी लेवल्स, इनको हम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और ये क्वांटाइज्ड होते हैं, जैसे E0 से E1 तक के लिए आप देख रहे हो गैप बहुत ज्यादा है, यू नीड रेडिएशन ऑफ हायर एनर्जी।
जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन वाइब्रेशनल एक्साइटेशन के लिए जो गैप है, एनर्जी गैप, वो क्या है, कम है। जब V0 से V1 या V1 से V2 पे जाएगा तो यू नीड ओनली वेरी लेस एनर्जी। तो हम जब सैंपल को यहाँ रखते हैं तो IR रेडिएशन से इंटरेक्ट करके, क्योंकि ये गैप फिक्स है, तो सारी IR रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं होंगी, ओनली सर्टेन वेवलेंथ की IR रेडिएशंस विल इंटरेक्ट, जिनकी एनर्जी इस गैप के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो ये क्योंकि मोस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में है, V0 में। जैसे ही IR रेडिएशंस आएंगी, इनसे इंटरेक्ट करेंगी, ये V0 से किस में आ जाएंगे, V1 में, फिर किस में आ जाएंगे, V2 में, और इनका एब्जॉर्बेंस होगा। तो हमें why do we get peak and how do we get peak, हमें इसका आंसर मिल गया। Why do we get? Because most of the molecules present in the ground state, vibronically ground state, और जब रेडिएशंस इंटरेक्ट करती है तो वो हायर स्टेट में जाते हैं और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट्स व्हाई वी गेट पीक। और जो ट्रांसमिटेड लाइट है वहां पे हमें कम इंटेंसिटी की लाइट मिलती है। हाउ डू वी गेट? बिकॉज इंटरेक्शन से कुछ एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं। नंबर ऑफ पीक्स, इसमें कितने पीक्स हमें मिलने वाले हैं? पीक्स हमें मिलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, अगर जो मॉलिक्यूल लीनियर है तो लीनियर के केस में फॉर्मूला होता है 3n-5, और नॉन लीनियर के केस में फॉर्मूला होता है 3n-6। तो 3n-5, 3 क्या होंगी, ट्रांसलेशनल, 2 होंगी रोटेशनल, तो 3n-5 होंगी वाइब्रेशनल। और इसमें 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल और 3n-6 क्या होंगी आपके पास, वाइब्रेशनल। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पता लगा लेते हैं कि मॉलिक्यूल कितने टाइप से, उसमें कितने बॉन्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, कौन सी वाइब्रेशंस उसमें हो रही हैं। फिर क्या एक्चुअल नंबर ऑफ पीक जो है, इज इट इक्वलेंट टू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीक्स? नो। व्हाई? क्योंकि एक्चुअल नंबर ऑफ पीक्स में तो हम सिर्फ इससे काउंट नहीं कर सकते, देर आर सर्टेन वाइब्रेशंस। इसका सिलेक्शन रूल ये कहता है, इसको हम सिलेक्शन रूल से निकालते हैं। सिलेक्शन रूल कहता है कि डेल्टा म्यू शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ड्यूरिंग, पहले उसका डाइपोल मोमेंट और आफ्टर वाइब्रेशन उसका डाइपोल मोमेंट, देयर शुड बी सम चेंज। अगर उसमें चेंज नहीं है तो वो IR इनएक्टिव होगा। तो इसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं जो IR क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके लिए चेंज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि कई बार 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रिकली डिजनरेट वाइब्रेशंस होते हैं। मतलब इसमें 2-3 वाइब्रेशंस ऐसे होंगे जो जिनके लिए रिक्वायर्ड वेवलेंथ जो है वो सेम है, रिक्वायर्ड एनर्जी सेम है, तो आपको उनके लिए, सबके लिए एक ही पीक मिलता है। अदर देन दिस देर आर सम ओवरटोन्स, कॉम्बिनेशन, डिफरेंस पीक्स ऑल्सो, विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। अब ये स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रॉड पीक होगा या शार्प पीक होगा, ये भी हमें जानना जरूरी है। वाई? क्योंकि आपने देखा कि ये V0 से V1 में जा रहा है, ये इसका इधर देखिए V0 लेवल है, ये V1 है। तो V0 इज एसोसिएटेड विद मेनी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, R0, R1, R2. Similarly, V1 energy level, vibrational energy level is also associated with many rotational energy level, R0, R1, R2. तो जो मॉलिक्यूल है, it may be in V0, R0, it may be V0, R1, it may be in V0, R2 पोजीशन। मीन्स पहले वो V0, R0 में हो सकता है, V0 R1 में हो सकता है, V0 R2 में हो सकता है, और वो अब ना सिर्फ V0 से V1
अगर सिर्फ यही पीक होता तो आपको एक शार्प पीक इस तरीके से मिलने वाला था, लेकिन हम क्या देखते हैं, वो ट्रांजिशन उसका R0 से R0 में हो सकता है, R0 से R1 में हो सकता है, R1 से R1 में हो सकता है। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटी, लेकिन इन सबके बीच का गैप बहुत कम होता है। मीन्स कि यहाँ पे जो एनर्जी है इस पीक के लिए दूसरे के लिए बिल्कुल कम, दूसरे इससे से थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम, इस तरीके से वी गेट बंच ऑफ पीक्स और मल्टीप्लेट ऑफ पीक्स। तो हमें यहाँ पे एक सिंगल पीक नहीं मिलके हमें मिलता है लाइक दिस मल्टीप्लेट ऑफ पीक्स, हमें मल्टीप्लेट। और बिकॉज क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस हैं इनको आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम नहीं कह सकते, आप इसको रो वाइब्रेशनल कह सकते हो, क्योंकि उसमें रोटेशनल भी हो रहा है और वाइब्रेशनल भी हो रहा है। तो इस स्पेक्ट्रम को हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। पोजीशन ऑफ पीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पोजीशन ऑफ पीक मीन्स इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड पे होगी, राइट साइड पे होगी, बीच में होगी, कहाँ, वेयर वी विल गेट पीक, इट डिपेंड्स कि उसकी एनर्जी रिक्वायर्ड कहाँ है। V0 से V1 में जब आप जा रहे हो तो कौन सी वेवलेंथ की एनर्जी उसको चाहिए, और ये किस पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी, हमने हुक्स लॉ देखा था, ये डिपेंड करता है 1/2π K इंटू म्यू, मीन्स फोर्स कांस्टेंट पे। अब फोर्स कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा कि ये दो एटम कौन से ले रखे हैं आपने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले रखा है या क्लोरीन क्लोरीन ले रखा है, या एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ले रखा है। तो इनके बीच का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। कार्बन कार्बन के केस में डिफरेंट होगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के केस में अलग होगी। तो के ऊपर डिपेंड करता है। और रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस मास मीन्स आप एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन लो और एक हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम ले लो, तो आप क्या देखोगे, रिड्यूस्ड मास के ऊपर भी इसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है। तो जिसका जितना बॉन्ड कांस्टेंट ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाउ यू कैन इमेजिन कि वो हायर एनर्जी साइड पे होगा, डबल बॉन्ड के लिए इंटरमीडिएट एनर्जी साइड पे होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए वो और ज्यादा लीस्ट एनर्जी साइड पे होगा। फिर उसमें भी OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ, NH बॉन्ड की स्ट्रेंथ, HCl बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो वो आपको अलग अलग पोजीशन पे पीक्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिपेंड्स कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ग्राउंड स्टेट में है। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में है तो वो ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, और अगर कम मॉलिक्यूल्स हैं तो कम इंटरेक्ट करेंगे। दूसरा डिपेंड करता है कि उसमें कितने ऐसे वाइब्रेशंस हैं जो एनर्जेटिकली डीजनरेट हैं, और डिपेंड करता है कि उसमें इलेक्ट्रिकल वेक्टर में, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट में कितना चेंज आ रहा है। जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ज्यादा वो इंटरेक्शन करेगा। तो हम इस तरह से देखते हैं कि एक तो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल वेक्टर में चेंज आ रहा है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे उतने ज्यादा ही उसमें पीक इंटेंस आएगा। तो इंटेंसिटी वाइज इन पीक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो स्मॉल, यानी कि जो कम रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेंगे, दूसरा इंटरमीडिएट जो थोड़े से ज्यादा होगा, और तीसरा हाईली इंटेंस यानी कि बहुत ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इंटेंसिटी इस तरह से हम देखते हैं पीक की। तो क्या हमें आईआर रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ एनी मॉलिक्यूल इस तरीके से मिलता है? नहीं, हम इसको इस तरीके से डिनोट नहीं करते, हम इसको डिनोट करते हैं ट्रांसमिटेंस की फॉर्म में। जैसे यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन से। इस फॉर्मूले से E इज इक्वल टू एच न्यू या hc अपॉन लैम्डा या h न्यू बार। तो हम देख रहे हैं एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, तो इसलिए हम इसको वेव नंबर की फॉर्म में डिनोट करते हैं। जिसका जितना ज्यादा वेव नंबर, इसका मतलब उस वाइब्रेशन के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए। नेक्स्ट हम इसको ट्रांसमिटेंस के साथ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे ट्रांसमिटेंस है 100%, मीन्स एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, कोई एब्जॉर्बेंस नहीं है।
फिर यहाँ पे है 50%, यहाँ पे है 0%। इट मीन्स यहाँ पे 100% एब्जॉर्बेंस है। और ये पीक हम इन्वर्टेड लेके चलते हैं, नीचे से ऊपर नहीं लेते, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। इसके पीछे भी लॉजिक यही है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल का आपकी टेबल पे अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम और आईआर स्पेक्ट्रम दोनों पड़े, तो आप उसको देखते ही पहचान लो कि ये अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम है और ये आईआर। क्योंकि अल्ट्रावायलेट में आप नीचे से ऊपर पीक ड्रॉ करते हो, तो आईआर में हम ऊपर से नीचे की तरफ। इसको हम ये कर्व्स ट्रांसमिटेंस के साथ प्लॉट करते हैं। ऊपर होता है 100% ट्रांसमिटेंस, नीचे होता है 0%। 100% ट्रांसमिटेंस में 0% एब्जॉर्बेंस मीन्स कि उस वाले वाइब्रेशन ने कोई एब्जॉर्बेंस नहीं किया उस रेंज में, आईआर रेडिएशंस की रेंज में। और 50 का मतलब क्या है, 50% लाइट एब्जॉर्ब हुई है, उसका एब्जॉर्बेंस हुआ उसका, और 50% क्या है, ट्रांसमिटेंस। लेकिन 0% ट्रांसमिटेंस मीन्स 100% एब्जॉर्बेंस। तो जो पीक आपको इस तरह से छोटा मिलेगा, इट मीन्स उसकी ट्रांसमिटेंस 70-80% है, तो उसकी एब्जॉर्बेंस क्या है, ओनली 20-30%। तो इसको हम स्मॉल इंटेंसिटी का पीक बोलते हैं। और जिसमें 50% की रेंज में फिर प्लस माइनस समथिंग आता है, तो इसको हम मीडियम इंटेंसिटी का पीक बोलते हैं। और जिसके लिए बहुत ज्यादा ये ट्रांसमिटेंस बिल्कुल 0 के आसपास होती है, इट मीन्स एब्जॉर्बेंस बहुत ज्यादा है, तो हम इसको हाईली इंटेंस पीक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वेव नंबर इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो जब आप इधर से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो पीक होंगे उनकी एनर्जी हाई होगी, और जो इस एरिया में पीक आएंगे उनकी एनर्जी कम होगी, और जो इंटरमीडिएट आएंगे उनकी एनर्जी इंटरमीडिएट होगी। तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल के आईआर स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हमें इन 6 क्वेश्चंस को आंसर करना आना चाहिए उस मॉलिक्यूल के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें पोजीशन ऑफ पीक के लिए यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज लिख के दे रही हूँ कि CH बॉन्ड की बेंडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, या कार्बोनाइल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग कितनी है, बेंडिंग कितनी है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज आपको मैं लिख के दे रही हूँ, साथ में आपको एक चार्ट बना के दे रही हूँ। उस चार्ट में आपको अगर पोजीशन याद है तो आप इजीली पीक्स को याद रख सकते हैं। साथ में कुछ पीक्स एक ही जगह पे मिलते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी फर्क होती है, किसी का स्मॉल होता है और किसी का क्या होता है, हाईली इंटेंस। तो आप इंटेंसिटी को भी याद करके कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप्स को तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन आर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये आपका आर। आर अगर मिथाइल है तो ग्रुप चेंज होने के साथ साथ मिथाइल के जो स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, वाइब्रेशंस हैं, ये ऑलमोस्ट सेम रहते हुए प्लस माइनस कुछ अपनी पोजीशन से चेंज हो जाते हैं। और आपको यहाँ एक बहुत बड़ा रीजन मिलता है जो कि हर मॉलिक्यूल के लिए आर के कारण होता है। इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं कि अगर हमें फंक्शनल ग्रुप इस रीजन से पता चल जाता है तो इस रीजन को हम अपने डेटाबेस से मैच करके कंपाउंड को 100% आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस। इसमें हम एक एक टाइप के कंपाउंड्स को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। Now we will see IR spectrum of alkanes. IR spectrum of alkanes में क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल बॉन्ड का पीक मिलने वाला नहीं है। यहाँ केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो वी सी जनरली 3 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस: स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, बेंडिंग वाइब्रेशंस ऑफ CH बॉन्ड। Stretching vibrations may be asymmetric or symmetric. Similarly, bending vibrations may be asymmetric or symmetric. इसके अलावा हमें तीसरे टाइप के जो इसमें मिलते हैं पीक्स, वो मिलते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज को अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी
ज्यादा होती है बेंडिंग से, तो स्ट्रेचिंग वाले हमें हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में मिलते हैं इंस्टेड बेंडिंग के। और स्ट्रेचिंग में भी असिमेट्रिक की एनर्जी ज्यादा होती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें मिथाइल ग्रुप की, तो मिथाइल में 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, तो इसकी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी 2962 पे है, जबकि सिमेट्रिक की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2872 पे है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 2870 से लेके 2960 तक आपको मिथाइल की स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मिलेगी। जबकि मिथाइलिन ग्रुप के लिए हम बात करें तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में सिमेट्रिक की कम है 2853 पे, ऑलमोस्ट यू कैन से 2850 एंड 2962 पे, ऑलमोस्ट ये दोनों क्या मिलती हैं, सेम मिलती है। 2960 कर दो इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी मिथाइलिन के लिए सीजरिंग की, अब यहाँ ये हमारे दोनों किसके हो गए, मिथाइल के, ये दोनों मिथाइल की स्ट्रेचिंग हो गई सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, ये मिथाइलिन की सिमेट्रिक एसिमेट्रिक हो गई। ये 2890 पे आपको मिलती है टर्सरी कार्बन वाले हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग 2890 पे। तो 2890 आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेंडिंग। बेंडिंग में सबसे पहले आपको 1465 पे मिथाइलिन ग्रुप की सीजरिन वाली, जो सिमेट्रिक दोनों अंदर एक साथ आते हैं फिर दोनों बाहर एक साथ जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है। उसके बाद आपको मिथाइल की एसिमेट्रिक बेंडिंग मिलती है 1450 पे और सिमेट्रिक बेंडिंग 1375 पे मिलती है। और अगर हम बात करें टर्शरी ब्यूटाइल की, टर्शरी ब्यूटाइल में ये कार्बन 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 3 मिथाइल ग्रुप है एक कार्बन से, इनकी असिमेट्रिक बेंडिंग आपको 1390 पे मिलती है और 1370 पे मिलती है सिमेट्रिक बेंडिंग। और हम बात करें 2 R ग्रुप लगे हों अगर कार्बन के ऊपर, तो उनकी असिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक बेंडिंग 1380 और 1370 पे मिलती है। और इन दोनों के बीच में 1375 पे आपको सिमेट्रिक बेंडिंग मिलती है मिथाइल ग्रुप की। नेक्स्ट अगर हम देखें मिथाइलिन, जैसे कोई बहुत लंबी एल्केन है तो उसमें बहुत सारे CH2 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 होते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 4 है, CH2 का नंबर ग्रेटर देन 4 है, तो हम क्या देखते हैं, इनकी रॉकिंग वाली फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है 720 पे, जो कि एक करेक्टरिस्टिक पीक की तरह आपको मिलती है। इसके अलावा आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी एक रेंज पे मिलती हैं 800 से लेके 1300 तक, लेकिन ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो मेनली हम एल्केन्स को इन्हीं से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप के कारण हमें कोई पीक नहीं मिलता। फ्रीक्वेंसीज ऑफ IR स्पेक्ट्रम पीक्स ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, इसमें आप ध्यान दो कि दोनों एटम होमो एटम्स हैं, इनकी नेगेटिविटी सेम है, इसलिए जब ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग करेंगे या सिमेट्रिकल कंप्रेशन करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं होगा। इसीलिए इसके बहुत सारे जो पीक्स हैं या जो वाइब्रेशंस हैं दे आर IR इनएक्टिव। लेकिन जैसे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है विनाइलिक हाइड्रोजन, ये अपना एक शार्प पीक देता है ऑलमोस्ट 3100 से 3010 के बीच में। साथ में ये जो CH है वो आउट प्लेन मीन्स की प्लेन से ऊपर और नीचे बेंडिंग वाले, उसमें एक वाइब्रेशन दिखाता है अराउंड 1000 से 650 की रेंज में। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वैसे तो वो 2 है, लेकिन जैसे जब वो अनकंजुगेटेड है, लेकिन जैसे ही वो कंजुगेटेड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, डबल से वो कुछ कम रह जाता है। तो देखो अनकंजुगेटेड में अगर आपको 1660 पे मिलता है पीक, तो अनकंजुगेटेड में कंजुगेटेड में आपको 1640 पे, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर कम होगा जो पोजीशन ऑफ पीक है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। साथ में अगर ये सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है या डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो भी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन बॉन्ड ऑर्डर अगेन कम हो जाता है और हमें और लो फ्रीक्वेंसी पे, इसमें 2 बैंड मिलते हैं आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड में, इसमें आपको ट्रांस वाले में आप देखेंगे आपको 970 से 960 पे मिल रहा है, जबकि सिस में हिंड्रेंस और होता है, उससे भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी और भी नीचे आ जाती है।
और जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होती है। जैसे यहाँ अगर आर की वैल्यू हम मिथाइल ले लें तो मिथाइल लेने पर अगर मोनोमिथाइल एल्कीन है तो 1640 और डाइमिथाइल सेम कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है तो 1650, और अगर ट्राई मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है तो 1670, और हम देखते हैं टेट्रामिथाइल के केस में भी वो 1670 ही आता है। तो देयर आर मेनी रीजंस, लेकिन एल्कीन्स के स्पेक्ट्रम में ओनली CH बॉन्ड जो विनाइलिक है यही एक कैरेक्टरिस्टिक पीक की तरह वर्क करता है। बाकी ये जो सारे पीक्स हैं ये बहुत स्मॉल इंटेंसिटी के मिलते हैं, जैसे इस तरह से बहुत ही स्मॉल इंटेंसिटी के, और ये एक दूसरे से मर्ज होते हैं तो हम इसको ज्यादा क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए एल्कीन्स का स्पेक्ट्रम ज्यादा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का स्पेक्ट्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता फॉर स्ट्रक्चर इलुसिडेशन। These are the frequencies for IR spectrum of alkynes. Alkynes में हम देखते हैं दो तरह की alkynes होती हैं, एक तो टर्मिनल alkynes जिनमें कॉर्नर पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, और दूसरा नॉन टर्मिनल alkynes। तो पहले हम बात करते हैं टर्मिनल alkynes की। टर्मिनल alkynes में we see 3 peaks mainly. First, CH बॉन्ड, ये जो टर्मिनल CH बॉन्ड है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है और ऑलमोस्ट हमें 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलती है, लेकिन पीक काफी स्मॉल इंटेंसिटी का होता है। सिमिलरली इस बॉन्ड की, CH बॉन्ड की बेंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है और ये और भी बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे और बहुत ही स्मॉल इंटेंसिटी का पीक मिलता है, जबकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का जो पीक है वो आपको 2140 से लेके 2100 के बीच में मिलता है और इसकी इंटेंसिटी मीडियम होती है, मीन्स इन दोनों से थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी का पीक मिलता है। और अगर नॉन टर्मिनल एल्काइंस हो तो उसमें क्योंकि ये CH बॉन्ड है ही नहीं तो आपको इसके पीक्स नहीं मिलेंगे और आपको पीक मिलेंगे ओनली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग के, और इसकी रेंज इस टर्मिनल के कंपैरिजन में थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी पे आती है, ऑलमोस्ट 2260 से लेके 2190 तक। तो दिस वाज द IR स्पेक्ट्रम ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। If you have any doubt, you can raise your questions in my comment box. I will try to solve your queries also. Thank you. And in my next lecture, we will see the applications of IR spectroscopy for ethanols, acids, phenols and amines, nitro compounds for different compounds. Thank you.